सॉरी। गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी। गुड मॉर्निंग। आपका मैं स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में, अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव में। आज हम लोग इसमें जो बातचीत करने वाले हैं, बातचीत होगी सबसे पहले जो 4 अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का। और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में केवल अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव के बारे में बता दूं। आपका बस 2 मिनट में लेना चाहूंगा। बच्चों को इसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिल जाए, जिससे वो इसके सभी सेशंस में रहें, ना कि केवल एक सेशन में। तो अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव बच्चों ये स्टार्ट हो रहा है सितंबर 30। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, आपके सामने मैं हूं। और आज का जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैक्सिमाइजिंग स्कोर इन प्रीलिम्स बाय प्रतिभा वर्मा जी, ऑल इंडिया रैंक 3 यूपीएससी सीएससी 2019। और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेशन, सॉरी, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। इसके बाद बहुत कुछ है। आपका ड्रीम जो है उसको यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उसी प्रक्रिया में, उसी क्रम में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्रतिभा जी से। और काफी कुछ इसमें होने वाला है कॉन्क्लेव में। योर स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएससी सीएससी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे राइट बुक्स को चूज करें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, वो होने वाला है। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्मार्ट वर्क सीखते हैं तभी आप स्मार्ट प्रशासन का एक हिस्सा भी होते हैं। सॉल्विंग क्वेश्चन, करंट अफेयर्स एंड न्यूज पेपर्स, ये सारे हमारे कॉन्क्लेव के विषय होंगे। रिवीजन स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएं, योर एडवाइस टू बडिंग, काफी कुछ है। ठीक है ना, तो हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज प्रतिभा जी से। पहली चीज कि आप अपने बारे में, जैसा कि बच्चे जानना ही चाहते हैं, हालांकि आपको बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि मुझसे बच्चों ने कहा था कि एक बार आप जो है अगर हो सके तो आपके साथ मैं हिंदी में एक अच्छा सा करूं। तो सबसे पहले अपने बारे में, जैसे लिखा हुआ योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस एंड योर जर्नी टू अचीव इट, इसके बारे में कि आपका स्वप्न कैसे बना और आपने इसे अचीव किया, तो जिससे कि बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा मिल सके। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। मेरे माता पिता दो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सुल्तानपुर बिलोंग करता है ईस्ट यूपी में, जो कि ईस्ट यूपी और यहाँ की ऐसी जगह है जहाँ पे जब बच्चे थोड़ा पढ़ने में अच्छे होते हैं तो उनका करियर का 2-3 लाइनें होती है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या डीएम बनेगा। बचपन से हमें यही बोलते आते हैं। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे, बचपन में भी टीचर जब क्वेश्चन करते थे तो यही बोलते थे, हम तो डीएम बनेंगे। आगे देखा जाएगा। फिर यही बातें होती थी। तो एक तरीके से जो हमारा बैकग्राउंड है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट था कि मेरे दिमाग में ये चीज थी कि इट्स वन ऑफ द करियर ऑप्शंस फॉर मी। पर ये चीज कभी बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई नहीं हुई थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसमें करना क्या होता है। कहने को तो बहुत अच्छा लगता है डीएम बनेंगे, पर करना क्या है किसी को पता नहीं था यहाँ पे। तो फिर वहीं से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का इफेक्ट था। फिर धीरे धीरे जब स्कूल में भी ये था कि एकेडमिकली बेटर परफॉर्म करने लगी थी, तो हर कोई यही बोलता था कि तुम्हें यही करना है। पर फिर भी मेरे भैया दीदी हैं, मेरे भैया इंजीनियर बने, मेरी दीदी डॉक्टर बनी, तो उन्होंने भी वो लाइन पकड़ ली। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये भी तो अच्छा ऑप्शन है, वो कितना खुश है ये करने में। तो सबसे पहले मैंने जेई का एग्जाम दिया, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, 12th के बाद, और उसमें आईआईटी दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर 4 साल आईआईटी दिल्ली में स्पेंड किया। वहां पे एक अलग ही माहौल था। वहां पे हर कोई बहुत अलग अलग चीजें करना चाहते थे, रिसर्च में जाना चाहते थे, सोशल सेक्टर में काम करना चाहते थे। पर जो आईएएस बनने का सबसे
जो सबसे सॉलिड रीजन मुझे मिला था, मुझे इनफैक्ट IIT दिल्ली में ही मिला, जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ पे आई स्टार्टेड वर्किंग इन सोशल सेक्टर, बहुत सारे NGOs के साथ स्टार्टेड वर्किंग। वहाँ पे विमेन एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम करना शुरू किया। तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे सबसे पहले वो फील आई कि हमारी सोसाइटी में क्या इश्यूज हैं, वो हमने कभी यहाँ सुल्तानपुर में, जो कि आप जानते हैं वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है का, आप भी बहुत अच्छे से अवेयर है, यहाँ पर भी मुझे वो चीज की फील नहीं आई थी जो मुझे IIT दिल्ली पे NGOs के साथ काम करके आए। दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, सपोज टू बी वेरी डेवलप्ड, पर वहां पे भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास बेसिक सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, एजुकेशन हेल्थ अवेलेबल नहीं है। तो फिर जब ये पता चला कि जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो मिलती ही हैं, लोगों के पास है नहीं, तो उनके लिए काम करना कितना जरूरी है। और मुझे वहीं पे ये अच्छा लगना शुरू हुआ कि ये काम मुझे फ्यूचर में भी जाके करना है। फिर उसके बाद थोड़ी सी मेरी जर्नी डेविएट हुई। मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम किया, ये एक्सपीरियंस लेने के लिए कि वहां पे क्या चीजें होती हैं। तो आई थिंक ये एक्सपोजर भी मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट था कि वहां पे जाके रियलाइज हुआ कि ये काम मुझे करना नहीं है। दिस इज 9 to 5 जॉब, जो कि जाके डेस्क पे पूरा दिन बैठे रहो, उन्हीं 4-5 लोगों से बातें करो और काम खत्म हो जाता है। तो 2 साल मैंने ये किया और फिर रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट फॉर मी, मुझे वापस उधर ही जाना है। फिर 2016 में मैंने रिजाइन किया वहां से और फाइनली मैं दिल्ली आ गई प्रिपरेशन के लिए। अब 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे मुझे ज्यादा अच्छी, मेरे पास ना तो स्ट्रैटेजी थी ना ही बहुत अच्छी गाइडेंस थी। तो फिर 2017 का प्रीलिम्स आई कुड नॉट क्लियर इट। मैं 7-8 नंबर से रह गई प्रीलिम्स क्लियर करने से। और मुझे लगता है कि वो जो सेटबैक था वो एक्चुअली मेरे लिए काफी अच्छा था, क्योंकि उसके बाद मुझे पुश आया कि दैट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम व्हिच वेयर आई फेल्ड इन समथिंग। इतने बड़े एग्जाम में मैं फेल हुई और वो बहुत बड़ा धक्का था और वो बहुत बड़ा पुश भी था कि आगे ये चीज नहीं करनी है तुम्हें। उसके बाद फिर जो डेडिकेशन स्टार्ट हुआ कि इस एग्जाम को क्लियर करना ही है, फिर आई डिडंट स्टॉप एनीवेयर। फिर 2018 में आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, decent marks आए थे। I got 124 marks in my second prelims. 124, हाँ, which is decent marks है। और फिर उसके बाद 2018 का मेंस भी लिखा मैंने, उसमें 489 रैंक आई थी आफ्टर इंटरव्यू। 2018 में फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी मैंने दिया था, उसमें 13th रैंक आई थी। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो ये पता था कि अब मेरा काफी अच्छा सॉलिड बैकग्राउंड है, अब बस मुझे यहाँ से रैंक इंप्रूव करके IAS में इंटर करना है। मेरा इतना ही ड्रीम था, मैंने कभी 3rd रैंक का नहीं सोचा था। फिर बहुत सारे टॉपर्स का मैंने उस साल कॉपीज देखी, बहुत उनकी स्ट्रैटेजी सुनी कि वो एक्चुअली क्या करते हैं जो कि IAS बन जाते हैं। अब ये था कि मैं एग्जाम तो क्लियर कर सकती हूँ, पर IAS बनने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ किया मैंने। काफी सारे टॉपर्स के आंसर स्क्रिप्ट देखी, उनकी बेस्ट चीजें इनकॉर्पोरेट करी, काफी मेहनत हुई उस चीज में, नोट्स वगैरह बनाए, वो सब आगे डिस्कस करेंगे हम। पर वो उसके बाद 2nd से 3rd अटेम्प्ट तक ये जो मेहनत थी मेरी IAS बनने की थी, बट 3rd रैंक आ गया। उसके लिए बस मैं यही कहती हूँ कि शायद भगवान का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि उन्होंने चीजें उस तरीके से धीरे धीरे करके बना दी कि जो ये हो गया। तो ये मेरी जर्नी थी पूरी। आपकी जर्नी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो 4 अक्टूबर को बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, और हाँ। बहुत से कमेंट भी आ रहे हैं जिसमें बच्चे प्रीलिम्स को ही अपनी राह में सबसे बड़ी हर्डल मानते हैं। तो आपके इंटरव्यू से मैंने 2 बातें निकाली हैं जो सबसे पहले अगर हम लोग बच्चों के साथ करें उनको बहुत मजा आएगा। पहला कि सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, प्रतिभा जी 2017 अगर मैं सही हूं तो प्रीलिम्स में फेल हुई थी, है? लेकिन 2018 में जबरदस्त बाउंस बैक, इसको बोलते हैं 124, यानी 124 मार्क्स। तो एक बार मुझे ये बता दे, जिससे कि 4 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए, कि जैसे मैं अगर बात करूं तो बच्चे ज्यादातर प्रीलिम्स में ही फेल हो रहे हैं, तो ऐसे में आपने 2017 में क्या किया था और 2018 में आपने क्या और उसमें कर दिया कि जिससे आपने इतना ज्यादा, मतलब 124 नंबर काफी होता है, मतलब आप कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर थे। तो एक बार प्रीलिम्स पर बढ़िया सा जो आपने किया था जी, 17 और 18 में। हाँ, मैं बताती हूँ पूरी चीजें पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। 2017 में मेरे कुछ 98 मार्क्स थे प्रीलिम्स में,
2018 124 आए नहीं, पर जितना आंसर कम बिटवीन टू 140 मार्क्स आएंगे। 2017 में अब मैं बताती हूँ, मैंने बहुत चीजें करने की कोशिश करी थी और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। 2018 में मैंने बहुत लिमिटेड चीजें करी थी और उसका ये रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करूंगी कि भी क्लियर करने के बहुत लिमिटेड चीजें करनी है, लेकिन उसको बार बार करनी है। यही सीक्रेट है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स मैं बताऊं सारे टॉपर्स के लिए बहुत ही मुश्किल पार्ट होता है। उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अभी मैं कितने टॉपर से बातें करती हूँ, सभी का यही डर है कि अच्छा हुआ खत्म हुआ, हमें प्रीलिम्स दोबारा नहीं लिखना है। सब प्रीलिम्स से ज्यादा डरते हैं। तो ये फेयर आपका जस्टिफाइड है, क्योंकि ये स्टेज बहुत ही डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी स्टेज पे छट जाते हैं। तो ये चीज तो सच है। पर अब मैं बताती हूँ कि 2017 में मैंने किया था। 2017 में मैंने बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की थी कि ऐसा लगा कि करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पूछते हैं, ढेर सारा करंट अफेयर्स पढ़ लो, इस वेबसाइट से पढ़ लो, इस कोचिंग का कर लो। पता नहीं कितनी कोचिंग के मैं 10-10 मंथ के मैगजीन लेके आ गई और कुछ नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ने की कोशिश सब की, सबके मैंने टाइम देने की कोशिश की और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं कुछ रिवाइज नहीं कर पाई। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स मैंने फिल्टर किया। एक कोचिंग का जो कि विजन आईएएस का मैंने पकड़ा था, उनका करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन मार्केट में मिलता ही है, मैंने उनका उठाया और बस वही पढ़ा बार बार। उसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। करंट अफेयर्स लिमिटेड था मेरा। फिर बात आती है स्टैटिक पोर्शन की, जो मैंने एकदम ही नेग्लेक्ट कर दिया था सॉर्ट ऑफ। मुझे लगा पता नहीं क्यों करंट अफेयर्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे टॉपर्स का सुना होगा या कुछ भी सुना होगा, मेरे दिमाग में ये चीज स्टिक कर गई थी और मैंने स्टैटिक बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया था। तो जो 7 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको सच बता दूं, बस एक बार पढ़ा था और बस एक बार रिवाइज किया था। इतना ही करके मैं गई थी और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टैटिक जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखोगे, करंट अफेयर्स भी उतना ही इजीली होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी तो इन्हीं चीजों से डिराइव होता है। अगर आपको इकोनॉमी का बेसिक नहीं पता तो इकोनॉमी का करंट में क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। सेम गलती मेरे साथ हुई थी कि मैं बहुत करंट पढ़ती रह गई, स्टैटिक पे फोकस नहीं किया था। तीसरी सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने उस टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं ज्यादा लिखे थे, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप बिगिनर होते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉक टेस्ट लिखो, आप उसमें देखो कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितने गलत हो रहे हैं और आपको फाइनली कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीज मैंने कभी अपने बारे में जज नहीं करी कि मुझसे कितना सही गलत होता है और फाइनली मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। तो मैंने कुछ 74-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 2017 में। वो भी किस बेसिस पे? अपने दोस्तों का सुन के कि उनका जो है वो इतना करके आते हैं और सिलेक्ट हो गए। ये कितनी गलत स्ट्रैटेजी है कि आपको अपने बारे में नहीं पता, आप अपने दोस्तों का कॉपी कर रहे हो। ये गलतियां मैंने करी थी। ये इतनी बड़ी गलतियां हैं कि अगर मैं जाके सही कर पाती तो शायद मैं कर लेती, पर ये बहुत बड़ी गलतियां। इसी सब चीजों को मैंने टारगेट किया 2018 में। और ये कैसे हुआ? जब मैंने खुद बैठ के इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरी क्या क्या गलतियां थी इस एग्जाम में, कि मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता तो मैं क्या आईएएस बनूंगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर 2018 में मैंने सारी सब्जेक्ट की एक एक किताबें जो स्टैंडर्ड होती हैं, मैंने बस उन्हीं को पढ़ा। कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज किया मैंने। तो इतनी बार रिवाइज करने के बाद चीजें याद हो ही जाएंगी आपको। इट्स इम्पॉसिबल कि आप इतना पढ़ो और आपको वो पता ना हो। तो ये बहुत ही डेडिकेशन के साथ करना होगा। फिर करंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने बस विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, उसके अलावा मैंने कुछ टच नहीं किया था। करंट अफेयर्स इतना ही किया मैंने, बस उसी को बार बार रिवाइज किया, अगेन 4 to 5 टाइम्स। तीसरी चीज जो मैंने की थी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 4 से 5 साल के आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 घंटे का पेपर होता है, आपको एक दिन में मैक्सिमम 4 से 5 साल के हो जाएंगे। उससे ज्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अगर आपको कोई बोले 10-20 साल का अटेम्प्ट कर लो, मत करो। 4 से 5 साल का इनफ होता है। पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको चेंजिंग सिनेरियो के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो वो चीज मैंने करी और उससे मुझे ये आइडिया लग गया कि हर सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो चीज आपको
स्टडी करनी पड़ेगी, और फिर जब आप फाइनली इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो उस माइंडसेट से पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, वो मैंने किया था। इनफैक्ट प्रीलिम्स जाने के 4 से 5 दिन पहले मैंने कोई मॉक टेस्ट रिवाइज नहीं किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करे थे, ताकि मैं उस माइंडसेट में आ सकूं कि यूपीएससी क्या सवाल पूछता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या की थी, मैंने एक किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी सॉल्व करी थी। ये नहीं कि 10-20 कर लो खत्म हो जाए। रिमेम्बर, इवन जब मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था तो भी मैं एक बिगिनर ही थी, क्योंकि मैंने अभी तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, तो आई वॉज अ बिगिनर। तो मैंने पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करी, उससे मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरा जो है स्वीट स्पॉट क्या है, कि कितने क्वेश्चन मैं करूंगी तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। दिस टाइम इवन दो इट इज हाईली रिस्की, मैंने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि तब तक मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं इतने क्वेश्चन कर सकती हूँ एंड इवन देन मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। मेरे सारे फ्रेंड्स इस चीज के अगेंस्ट है कि इतना मत करो, बट देन ये आपकी स्ट्रेंथ है, इतना आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो आता है मॉक टेस्ट सॉल्व करके। तो ये चीजें मैंने मेन मेरे इम्प्रूवमेंट के एरियाज थे। फिर एक चीज होती है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं क्या मॉक टेस्ट रिवाइज करना चाहिए। मैंने किया और मैं आपको ये बताऊंगी इसका बेनिफिट नहीं होता। मॉक टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको देता है, यूपीएससी नहीं देता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आने वाली, ये 2 साल मैंने करके देख लिया, नहीं फंसते क्वेश्चन। कोई आपको बोले एक सवाल फंस गया था, तो एक सवाल के लिए आप क्या 50 घंटे दोगे? एक बार वो आपके स्टैटिक और करंट में भी जाएगा। तो डोंट आफ्टर रिवाइजिंग योर मॉक रादर देन दैट टाइम रिवाइजिंग आपका और करंट अफेयर्स वाला चीज, वो ज्यादा मुश्किल होगा आपके। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के आगे प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। जी, मतलब आपकी बातों में प्रतिभा जी 3 चीजें हैं आपने बोला, जो मैं बच्चों को एक बार रिपीट कर दूं, कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और मैक्सिमम रिवीजन होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट उससे बनता है, प्रिपरेशन का, कंटेंट को देखने का। यस जी, तो ये देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो आप लोगों का जो है प्रीलिम्स होने वाला 4 अक्टूबर को, और जिनका 21 में होगा, 22 में होगा, सबके लिए प्रतिभा जी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका एग्जाम्पल आपके लिए सब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा चौथा अटेम्प्ट है, मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ है। ये सब बच्चों की प्रीलिम्स में समस्या आ रही। देखो कितना बढ़िया इसका सोल्यूशन है कि 2017 में 98 मार्क्स से 2018 में 124 हो गया, और फिर 132 अब की बार का जो मतलब उम्मीद है इतना होगा। तो ये कैसे हो पाया? एक ही उसका सोल्यूशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज, बार बार रिवीजन, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर के माइंडसेट को बनाने के लिए कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। तो प्लीज बार बार अब यही आप स्ट्रेटजी लेकर के चलें। 4 अक्टूबर वालों के लिए तो अब कुछ रहा नहीं है, बहुत कम टाइम उनके पास, लेकिन 21 वाले, 22 वालों के लिए जो प्रतिभा जी ने बताया वो ऑसम स्ट्रेटजी है। एक और मैं बस आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा, 4 अक्टूबर को जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए 2-4 बातें, जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या जो बचे 4-5 दिन है दोनों पे, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जब वो जाएंगे, जैसे आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आपने एकदम आप 98 से एकदम डबल जंप हुआ। और दूसरा क्या है कि जैसे अब ये 4-5 दिन जो बचे, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें नींद नहीं आती है, सर लगता है सब भूल गया। इसका तो इलाज आप पक्का बताइएगा कि सब भूल गया है, प्लीज। कह रहे हैं सब भूल गया है, प्लीज ये सब भूल गया है, 4-5 दिन में क्या करें और एग्जामिनेशन डे। जी, ये साइकिल सब गया है, ये नेचुरल है, मुझे भी पता था। एंड जितने मेरे दोस्त है क्वालिफाई करा है कुछ करने के साथ है, तो काफी नेचुरल है। इसकी वजह से आपको रुकना नहीं है, 4 दिन है, उसके बाद फिर हो जाएगा। तो आप करते रहिए, आप बिलीव में सब याद आ जाए, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है। तो आप पे भरोसा रखिए, और 4 से 5 दिन है, आपने जितनी पढ़ाई करनी है। अब एग्जाम हॉल में जब एंटर करेंगे तो बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैंने सब पढ़ा है, ठीक है, मैंने सब पढ़ा है और अब ये मेरा टेस्ट है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आओ कि मुझे सब आता है।
यही करना है आपको। अगर अभी यहाँ डर है तो आप जो भी सवाल देखोगे कि ओ ये तो मुझे नहीं आता, वो मैंने ये पढ़ा था भूल गया, अभी ये तो आपको हेल्प करने नहीं वाला। बस एक ही चीज हेल्प करेगी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, क्वेश्चन देखो तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये पढ़ा है, और फिर जो आपकी नॉलेज है उसी के बेसिस पे अटेम्प्ट करो। दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू राइट नाउ। 4 से 5 दिन है, आप अपने टाइम को गाइड करो और वो चीजें पढ़ो जिससे सवाल आते ही आते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आता ही है, तो जो किताब है स्पेक्ट्रम को पढ़ो, 3 से 4 सवाल डेफिनेट आएंगे, वो हो जाएगा। कोई भी नहीं करनी, वही चीज पढ़ना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और उसको रिवाइज करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा ये पॉलिटी से सवाल आते हैं, हिस्ट्री से सवाल आते हैं, तो डेफिनेटली आता ही है, ही ऐसे सवाल हो जाएंगे, तो ये चीज रिवाइज करो, इनसे क्वेश्चन आने ही हैं। दूसरा मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी जिनको थोड़ा सा सीसैट में प्रॉब्लम होती है, एक दिन आप सीसैट को भी दे सकते हैं, जिनको लगता है कि उनके जो है क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं, तो वो चीज इग्नोर मत करो। द फ्रेंड्स फ्रॉम आईआईटी वो सीसैट में हो गए, इग्नोर कर दिया, तो सीसैट भी जो है काफी चेंज आ रहा है, तो आप एक दिन आप उसके लिए दे सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, आंसर कीज आ गई हैं, ऑफिशियल आंसर कीज जो यूपीएससी की हैं उनसे मैच करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको आइडिया लग जाएगा, आप उस माइंडसेट में चले जाओगे कि ये क्वेश्चन मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई। उसके अलावा आपको अभी आपको टाइम वेस्ट कहीं नहीं करना है, 4 से 5 दिन है, अभी अच्छे से अपना टाइम रेगुलेट कर लो, सोने का और जागने का टाइम ध्यान रखो, उसको 4 से 5 दिन में आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आप बिना सोए उस दिन एग्जाम में गए, प्रीलिम्स में बहुत दिमाग लगता है, बहुत एनालिसिस करनी होती है, इवन ऑप्शन में एलिमिनेट करना है, आपको अटेम्प्ट करना है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपके दिमाग का अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। आप कोई भी क्वेश्चन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन आजकल बहुत ही एनालिटिकल हो गए, 3 से 4 साल में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड उठ के नहीं आता, और जी जो ये क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी इतने अच्छे तरीके से देता है कि क्वेश्चन का जवाब उसी क्वेश्चन में ही होता है। आपको सारे वर्ड्स बहुत केयरफुली पढ़ने पड़ेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जो कि गलत ही होंगे अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो, तो उससे इजिली एलिमिनेट हो जाती हैं चीजें। तो ये सब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स में। तो आपको अब बस इसी माइंडसेट से जाना है कि आपको क्वेश्चन वहां पढ़ के हर एक शब्द को ध्यान देके, ऐसा नहीं कि अगर इकोसिस्टम लिखा है तो बस इकोसिस्टम के बारे में जो पता है सब लगा दो। इकोसिस्टम के आगे पीछे कुछ ऐसा शब्द भी लिखा हो सकता है जो कि बोलेगा अरे ये तो गलत है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन करो, बहुत इम्पोर्टेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक शब्द पकड़ के आंसर नहीं करना है, आगे पीछे क्या लिखा है बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। तो ये केयरफुल स्टडी, ये मैंने बहुत लोगों में इश्यू देखा है कि वो आके बोलते हैं अरे यार मैंने ये शब्द तो पढ़ा ही नहीं। इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है, और आपको ही सुधारना पड़ेगा। इसमें यूपीएससी की गलती नहीं है, वो दे रहे हैं सवाल ये चेक करने के लिए कि आप कितने प्रेजेंट हो उस टाइम पे। और ट्रस्ट मी एज एन आईएएस आपको यही सब करना होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी होता है। तो आपको अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो आप एक आईएएस की फील से जाओ ना, कि अगर ये इतना बड़ा इश्यू आपके हाथ में आ गया तो आप इग्नोर थोड़ी कर सकते हो एक शब्द, वहां पे तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ ही एग्जाम में जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है ये करना, पर ये एग्जाम इसी चीज का टेस्ट है। बिल्कुल। तो आपको उस माइंडसेट से जाना ही पड़ेगा। तो जो प्रतिभा जी ने 2-3 बातें बताई, बहुत मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने टाइम पर भी यही करते थे प्रीलिम्स में, कि जो आप जब ऑप्शन पढ़ते हैं ना, उस टाइम ऑप्शन में, मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं, तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, यानी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उस गुंजाइश को ढूंढिए। प्रतिभा जी ने कहा एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, मैं कितनी बार आप लोगों को कह चुका, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, मतलब एसेंशियल, अब इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, ओनली ओनली नहीं होता। तो ये ओनली है, ये आपको तुरंत अपना, अरे नहीं यार ये तो ऐसा मुश्किल है। तो आपको प्लीज, जो इन्होंने कहा 4 अक्टूबर वाले बच्चे, एलिमिनेशन मेथड, और मैंने कई और मेथड्स बताए, प्लीज उसी को यूज करें। तो ये बहुत अच्छा आपने चीज बताई कि पढ़ते समय बहुत ज्यादा केयरफुल रहें,
तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज आ गई है। और एक चीज और प्रतिभा जी ने जो कहा वो और भी अच्छी है कि आप फील करिए कि आपके सामने अगर ये चीज आती है तो आप उसे कैसे, यानी एज ए आईएएस अपने दिमाग में आप रखिए कि आप एक आईएएस के रूप में एग्जाम को दे रहे हैं, कुछ ऐसा अपने दिमाग में रखिए जिससे आप एस्टिमेट कर सकें, आकलन कर सकें चीजों का। तो बहुत अच्छी चीज थी ये प्रीलिम्स के लिए। बस एक और इन लोगों से जुड़ी हुई, जैसे एक आपका, चूंकि आपने एक बार प्रीलिम्स निकाला उसी टाइम आपका मेंस भी निकल गया और अगली बार फिर आपने एकदम से रैंकिंग एकदम ऊपर कर दी, तो जो बच्चे हैं 4 अक्टूबर के बाद मैंने देखा है, खासकर जैसे अगर मैं हिंदी बेल्ट की बात करूं तो बच्चे 4 अक्टूबर के बाद वो थोड़ा सा 10-15 दिन जैसे होता है, गांव जाना है, घर जाना है, और प्रोफेशनलिज्म की कमी के कारण अपना टाइम थोड़ा वेस्ट कर देते। तो सब बच्चों के लिए, मतलब चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज के बच्चों, सबके लिए मैं चाहता हूं आप ये चीज बताएं, ये जो 4 अक्टूबर के बाद आप लोग अपना टाइम का यूटिलाइज कैसे करते थे वो एक बार बता दें तो इनको पता लग जाएगा डायरेक्शन एकदम से। जी देखिए, प्रीलिम्स की पढ़ाई काफी एग्जॉस्ट तो कर ही देती है बच्चों को तो खत्म होते होते उनको लगता है कि अब 1 हफ्ते 10 दिन का ब्रेक ले लो। मैं इसके अगेंस्ट ही एडवाइस करूंगी। पहले तो 4 महीने का टाइम भी होता था, इस बार तो वो टाइम नहीं है। अगली बार का भी शेड्यूल आ गया है, बिल्कुल टाइम नहीं है। 2.5 से 3 महीना बेयरली मिल रहा है जी। ये अब तो वो टाइम नहीं रहा। आपको ब्रेक लेना भी है तो 1 से 2 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और जब आप वो 2 दिन का ब्रेक ले भी रहे हो तो उस ब्रेक में आप टॉपर्स के वीडियो कि उन्होंने मेंस के लिए क्या सजेस्ट किया है, आप उस ब्रेक का भी बहुत ही प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा टॉपर्स का गाइडेंस हेल्प करता है। ये मेरे केस में भी हो चुका है। मैं उनके देखती थी नोट्स वो कैसे बना रहे हैं या फिर आंसर्स कैसे लिख रहे हैं, जीएस की पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, ये सब मैंने देखा था। तो आप जो ब्रेक ले रहे हो 1 से 2 दिन का, उसमें ये सब देखो। तो इससे आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि आगे आपको अपने ऑप्शनल जीएस और इससे पे कितना टाइम देना है। साथ ही साथ आप उसी टाइम में ये एनालाइज करो कि आपकी इन सब चीजों की कितनी पढ़ाई हो रखी है, कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। एक चीज ये होगा कि सिंस आपने प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है तो जीएस का आपका स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर हो चुका है। अब बस आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी होंगी। जैसे सोसाइटी बच्चे नहीं पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ते, एथिक्स नहीं पढ़ते, तो दीज आर फ्यू एरियाज जो आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा है। तो आप इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज करके उनकी पढ़ाई करिए। जीएस का पार्ट हो गया। ऑप्शनल का पार्ट आपका सबका अलग अलग ऑप्शन होगा, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। पर ये चीज ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी से टॉपर्स का आप देखिए 300 प्लस स्कोर करते हैं, तो आपको पता होगा ऑप्शनल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। फिर वो चीज तो आप अपने टॉपर्स का वीडियो देख के या फिर आपका जो खुद का स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करिए। बट आपको ये पता है कि मैक्सिमम टाइम आपका ऑप्शनल में जाने वाला है जी। उस हिसाब से आप अपना प्लान प्रिपेयर करिए। और इवन मेंस के लिए आपको ये तो रखना ही है कि इस तरीके से आपका शेड्यूल बने कि सब कुछ कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम रिविजन ही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एक बार पढ़ के कुछ नहीं होना है, आप वहां पे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज रहोगे कि क्या लिखना है इस पर। 3 से 4 बार रिवाइज करना ही करना है। फिर आता है एस्से का पार्ट। एस्से बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं और एस्से मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट एस्से ही होता है। कितने लोग 150 तक जाते हैं और इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपका कंटेंट जीएस में प्रिपेयर हो जाता है। इससे के लिए आपको कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना, बस आपको 1100 से 1200 वर्ड लिखने की हैबिट डेवलप करनी है। एंड दैट हैबिट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर आप जितने 3 महीने में कितने आपको आप अगर 10 संडे 3 महीने में आप अगर कम से कम 10 संडे आप एसेज के पेपर लिख लो तो भी आप 140 तक पहुंच सकते हो। ये एक मैंने खुद भी टॉपर्स का देख के ये चीज निकाला था कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी थी। हर वीकेंड वो लेके एक एसे लिख लेते थे। एंड इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू दिस। बहुत ही इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा विल पावर अपने अंदर लाना पड़ेगा ये करने के लिए। तो इससे का आप ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही जरूरी चीज होती है टेस्ट सीरीज लिखना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना।
अगर आप कितना भी पढ़ लो, आपको आंसर लिखना नहीं आता, तो आप अपने आइडियाज प्रेजेंट नहीं कर सकते एग्जामिनर के सामने। और जब आपके आइडियाज क्लियर नहीं है, तो फिर ये लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो आइडियाज एक्यूमुलेट करने के साथ साथ उनका प्रेजेंटेशन पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उतने ही प्रोपोर्शन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आनी चाहिए। आप ये चीज एक बार मास्टर कर लो और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने इस चीज पे 2018 के अटेम्प्ट में बहुत फोकस किया था, मैंने काफी आंसर्स लिखे थे। फिर 2019 के अटेम्प्ट में मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मुझे आंसर लिखना आता है। नाउ आई जस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज माई कंटेंट वेरी वेल और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है। तो 2019 के अटेम्प्ट में मैंने ज्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं किया था, मैंने एस्से राइटिंग पे काफी फोकस किया था, जो कि मेरा वीकर पार्ट था। तो ये चीज आपको एक बार मास्टर करनी पड़ती है और वो रिपीटेड प्रैक्टिस से आ जाती है। तो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैं आपको बता दूं, आपको प्रायोरिटाइज करना है ऑप्शनल, एस्से, एथिक्स। ये आपके 3 मेन पिलर्स होंगे हाईएस्ट स्कोरिंग के लिए। ये सारे टॉपर्स करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, सभी को पता है, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है इस बारे में। तो आप ये कहेंगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। यूट्यूब पे देखिए हजारों हैं, कितना कोई मतलब नहीं करता। जब टॉपर्स बोलते हैं वो बच्चों के माइंड पे, चूंकि आप उनके आइडियल होते हैं, आप उनके हीरोज होते हैं, तो वो आइडियल्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। जी हाँ, तो यही चीज है, मैं यही बताऊंगी। ऑप्शनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर एस्से, फिर एथिक्स। ये आपके 3 मेन पिलर्स होंगे। फिर उसके बाद जीएस का पार्ट आता है, जीएस 1 2 3। 1 2 3 का आप काफी कुछ प्रीलिम्स में पढ़ चुके हो, आपको उसी को थोड़ा रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स ऐड करना है, और फिर आपका यहाँ पे अब काम है आपका आंसर राइटिंग परफेक्ट करना। जीएस 1 2 3 में आपको यही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, और ये बहुत टाइम नहीं लेगा। मेन टाइम आपको ऑप्शनल, इससे एथिक्स की प्रैक्टिस में जाना चाहिए। तो आप मैक्सिमम टाइम ऑप्शनल को दो। इससे का कंटेंट आपका जीएस से प्रिपेयर्ड है, उसको लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करो। एथिक्स पे आप उसका कंटेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा, आंसर लिखना सीखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल्स ऐड करना सीखना पड़ेगा। तो एथिक्स में थोड़ा काम बढ़ जाता है, पर एथिक्स में एक चीज मैं बोलूंगी, थोड़ा दिल से लिखना। वो वो आपके आंसर में बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी लाता है। किताब सब सब सेम चीजें लिखते हैं, थोड़ा सा आप दिल से वैल्यूज ऐड कर दो, अपने आसपास जो आपने चीजें एक्सपीरियंस करी है उसको ऐड कर दो। प्रतिभा जी, मैं एक मिनट के लिए आपको यहाँ पे रोकूंगा। ये जो आपने बोला ना, ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि मैं जैसे जब पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एथिक्स ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इंजॉय भी कर रहा हूँ। हाँ। जी, तो जो आपने ये बोला ना, दिल से लिखने का मतलब है, ये मैं इसको बच्चों से ये कहता हूँ कि ये जैसे इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का, वैसे ही एथिक्स आपका एथिकल इंटरव्यू है। इसको जीएस की तरह नहीं लेना, मतलब आपको अपना अंदर का निकाल के रखना। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने ये बच्चों ध्यान से देख, मतलब आपको कॉपी लिखो तो कॉपी चेक करने वालों की फील हो कि हाँ, इसके अंदर एथिकल गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट हैं। यानी जो आईएएस बनने के बाद ह्यूमैनिटी, ठीक है, सिंपैथी, ये सारी चीजें, मतलब ये बंदा करने वाला, बंदी करने वाले। बहुत बढ़िया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, तो इसी पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। देखिए, हम सभी में एथिकल वैल्यूज होती हैं, हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है कैसे रहना है, समाज ने हमको सिखाया है, बस हमें उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता, क्योंकि इसके पहले हमारी स्कूल एजुकेशन में सब कुछ हुआ नहीं है, तो हमें वो शब्द नहीं पता होते। तो एथिक्स का पेपर में जो शब्द लिखे हैं ना, वो यही सब चीजें जो आपके अंदर वैल्यूज हैं। तो जब आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो अपनी लाइफ के एग्जाम्पल ऐड करो, जिनसे रिलेट करते हो उनके एग्जाम्पल ऐड करो। शब्द आपको कुछ जो वर्ड्स हैं वो सिलेबस के यूज करने ही करने हैं, पर आइडियाज आपकी ओरिजिनल होने चाहिए। वो तब आता है जब आप अपनी एक्सपीरियंस से लिखते हो। तो बहुत ज्यादा एथिक्स का मैंने देखा है लोगों के पास पता नहीं कितने 500 पेजेस के नोट्स हैं, तो आपने तो अपनी ओरिजिनलिटी वही लूज कर दी ना। मेरे पास एथिक्स के रिवीजन के लिए मैं बता दूं, मेरे पास 4 पेज के नोट्स थे, जिसमें मेरे बस शब्द और उसकी डेफिनेशन थी, 1-2 एग्जाम्पल होते थे, बाकी पूरी कहानी आपको अपने अंदर से लिखनी है। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज, वो भी मैं बताऊं तो प्रैक्टिस से ही आती है, प्रैक्टिस का इस एग्जाम में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एथिक्स के मैं बता दूं, मैंने कम से कम 8 से 10 पेपर की प्रैक्टिस करी थी, और प्रैक्टिस सिर्फ लिख लिख कर नहीं होती, सोच कर भी होती है प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन देखो, सोचो कि आप क्या लिखोगे, ठीक है।
आपके दिमाग में क्या आंसर आता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, सब कुछ आपके पास है, बस उसी आइडिया को एक्सप्रेस करना है, वो प्रैक्टिस से आती है। और ट्रस्ट में आप एथिक्स में जितना ओरिजिनलिटी मेंटेन करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। जी, तो बहुत ये चीज एथिक्स के पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जी, तो बच्चों मैं बस प्रतिभा जी की बात को एक सारांश में कहूंगा। देखिए, टॉपर्स यानी आपका ऑप्शनल ईश्वर है, एथिक्स ए से ईश्वर है। ये 1000 मार्क्स अगर आप अपनी जेब में रख पाएंगे तो फिर आपको मुख्य परीक्षा में कोई रोकेगा नहीं। और जैसा कि देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली कि एथिक्स में इनके पास केवल 4 या 5 पेज का नोट्स है। तो ये देखिए, मैं क्लास में हमेशा कहता रहता हूँ, जितने टॉपर्स हैं आप देखोगे उनका पेपर 1, 2, 3, 4 में भी बहुत कम कंटेंट होता है। वो बार बार केवल फुटनोट्स होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं और वो बार बार उसको रिवाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रतिभा जी, आज आपका ये जो आपने प्री और मेंस का बताया, ये बच्चों के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। क्योंकि इस टाइप से मतलब जब आपने कह दिया, हम तो कह रहे हैं लेकिन हम कहेंगे बच्चों को लगता है मास्टर ये तो कहेगा ही कहेगा, इसकी तो आदत है। लेकिन आपने जो कहा ये सुपर है। और अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस कॉमन जैसे कॉफी विद करण में होता है क्वेश्चंस हम लोगों के हो जाएं जी। तो बहुत अच्छा लगा कि आप इतना बड़ा, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं और देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आपकी स्ट्रेटजी टू क्रैक यूपीएससी ये तो आपने बता ही दिया इसमें, तो ठीक है। कुछ और अगर बताना चाहें इसके बारे में? बाकी देखिए, प्रीलिम्स का तो मैंने काफी डिटेल में बता दिया। बुक लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ, पर बुक लिस्ट वही होती है जो सभी पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले ठीक है, मैं बुक्स की बात कर देती हूँ, बहुत से बच्चे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो बुक ये होता है कि जब बच्चे थोड़ा बहुत पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो दे स्टार्ट विद एनसीईआरटी। वो अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि जब आपके पास काफी टाइम है तो आप वो टाइम एनसीईआरटी पे डिवोट कर सकते हो। एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है क्योंकि वो स्कूल किड्स के लिए बनी होती है। तो वो जो लैंग्वेज होती है, अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज से इशू है तो दे कैन स्टार्ट विद एनसीईआरटी। बहुत अच्छा सोर्स है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। पर्सनली मैंने नहीं स्टार्ट किया था, मैंने 2016 में स्टार्ट किया है, मेरे पास कम टाइम था ये सब करने के लिए। तो आई स्टार्टेड विद एडवांस्ड बुक। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत है, ये सभी को पता है। जियोग्राफी लक्ष्मीकांत के अलावा मैंने और कोई किताब रेफरेंस बुक नहीं है, लक्ष्मीकांत बस किया था, एनसीईआरटी भी इसमें नहीं किया था। जियोग्राफी में मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी करी थी और थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, इन 3 साल की प्रिपरेशन में मैंने जियोग्राफी के लिए इसके अलावा कोई और बुक टच नहीं की थी। मैप वगैरह की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट थियरी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी, दैट्स इट। हिस्ट्री में एंशिएंट का तमिलनाडु की एक बुक आती है 11th की, एंशिएंट हिस्ट्री का के लिए, उसको मैंने पढ़ा था। और मिडीवल के लिए एक रोमिला थापर की बहुत ही पुरानी किताब है, बहुत ही सिंपल, 7th या 8th क्लास की एनसीईआरटी है, उतना ही पढ़ा था, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक की थी। कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। यही चीजें मैं बार बार रिवाइज कर रही थी, पूरे 3 साल मेरे यही सोर्सेस थे इनके लिए। कल्चर का हो गया। एनवायरनमेंट के लिए शंकर की स्टैंडर्ड बुक है, हर कोई पढ़ता है, बहुत ही अच्छी किताब है, वो करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने कुछ रेफर नहीं किया था, मेरा खुद का साइंस का बैकग्राउंड है, पर आई एम श्योर काफी अच्छी बुक्स होंगी मार्केट में, उसका मैं नहीं बता सकती। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने बस करंट का पोर्शन कवर किया था। फिर इकोनॉमी का पार्ट आता है। इकोनॉमी का मैं 2 चीजें बता दूं। एक, जब 2016 में मैंने स्टार्ट किया था तो मृदुल सर की वीडियोस मैंने एक बार देखी थी इकोनॉमी अंडरस्टैंड करने के लिए। हालांकि रिवीजन के लिए मैंने श्री राम के नोट्स थे, वो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको मैंने बार बार रिवाइज किया था। तो इकोनॉमी की मेरी प्रिपरेशन ऐसे हुई थी। साथ ही साथ एनसीईआरटी की एक मैक्रो इकोनॉमी की किताब है, वो बहुत अच्छी है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और इकोनॉमी में बहुत से लोग यही बेसिक कॉन्सेप्ट पे मात खा जाते हैं। तो अगर आप इकोनॉमी आपका बैकग्राउंड नहीं है तो मैक्रो इकोनॉमी एनसीईआरटी आप एक बार जरूर पढ़िए और उसको रिवाइज भी करते रहिए, बहुत अच्छी किताब है। तो ये मेरे मेन सोर्सेज हो गए जो किताबें पढ़नी ही पड़ती हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी, ये आपको करना पड़ेगा। फिर आता है जो थोड़े अलग, इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे की आप बस समरी पढ़ लीजिए, वो इनफ होता है। पूरी किताब आप रिवाइज नहीं कर सकते हर साल क्योंकि वो नई हो जाती है।
तो वो समरी जो है, आपने जो ऑलरेडी इकोनॉमी पढ़ लिया उसी पे बस ऐड ऑन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बजट आपको समरी पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर बहुत से लोग नीति आयोग की रिपोर्ट, ARC की रिपोर्ट, ये सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। आपके ऊपर है, आपका मन है तो कर लीजिए, पर ये रिक्वायर्ड नहीं है IAS बनने के लिए। मैंने नहीं किया था, तो जरूरी नहीं है। आपके जो स्टैटिक सोर्सेज है, आप इसी को बार बार रिवाइज कर लो, तो वही आइडियाज ये नीति आयोग वगैरह वाले भी यही दे रहे होते हैं। और जो अच्छी चीजें होती है वो करंट अफेयर्स में कवर्ड हो जाती है। तो आपको ज्यादा अपना टाइम इधर उधर खराब मत करिए। बस यही है कि जो चीजें सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको बार बार करते रहना है। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता, बस ये है कि आप उसके आंसर को थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन को वैल्यू एडिशन की तरह, एक्स्ट्रा मटेरियल की तरह ट्रीट करिए, कोर सोर्स मत बनाइए। ठीक है, ये चीज आपको बुक लिस्ट चूज करते टाइम बहुत ही ध्यान में रखना है कि वो चीजें आपको बार बार पढ़नी है जो आपको सिलेक्शन पे ले जाती है। इधर उधर की चीजों पे आप ज्यादा टाइम मत खराब करिए। सबकी मेंटल कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करिए। जो लोग बाकी इधर उधर कर रहे हैं सब में अपना टाइम मत खराब करिए। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग राइट बुक्स एंड रिवाइजिंग देम इन द राइट मैनर। दिस इज हाउ इट हैपेंस। यही चीजें बार बार टॉपर्स करते हैं। फिर थोड़ा सा मेंस का मैं बता दूं। एथिक्स के लिए मैंने एक बालाजी की करके बुक है, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। एथिक्स के लिए आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज ही चाहिए, तो आप मैंने वही बुक को बार बार रिवाइज किया था, वो मेरा एथिक्स का काम हो गया था। उसके अलावा सिक्योरिटी में एक किसी IPS ऑफिसर की बुक है, मैं उनका नाम भूल जाती हूँ। वो सिक्योरिटी के लिए मैंने वो बुक की थी, वो मैं बाद में बता सकती हूँ, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सिक्योरिटी का पोर्शन अलग होता है। और सोसाइटी के लिए NCERT की बुक्स रेफर की थी। तो ये जो है मेरा पूरा मेंस और प्रीलिम्स की बुक लिस्ट थी। फिर एक तो आपका बुक लिस्ट का काम हो गया। अब आप प्रिपेयर कैसे करोगे GS के लिए, मेंस के लिए, मैं थोड़ा वो बता दूं। प्रीलिम्स का मैंने सीधे बुक से पढ़ के अपना काम कर लिया था, पर मेंस के लिए मुझे नोट्स बनाने पड़े थे, क्योंकि मेंस में आपके सिलेबस के टॉपिक्स एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। आपके GS 1, 2, 3, 4 के सिलेबस के टॉपिक्स दिए हैं UPSC ने, और हर साल उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाहर का कुछ नहीं आता। तो फिर अब उसमें क्या किया था मैंने कि मैंने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया। जैसे अब दिया है, एक पॉलिटी का टॉपिक दिया है, सेंटर स्टेट रिलेशन इश्यूज और क्या क्या चैलेंजेस है। दिस इज व्हाट, दिस इज फेडरलिज्म। आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया। फेडरलिज्म पे मैंने 2 पेज का नोट बना लिया, क्या क्या आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या करंट के इश्यूज हैं, क्या क्या जजमेंट रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, इसका नोट्स मैंने बना के रख लिया। अब फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे इन्हीं में से आंसर लिखना है। बस थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कंक्लूजन चेंज हो जाएगा, कंटेंट आपका बीच का वही रहेगा। एक और बढ़िया एग्जांपल दे दूं। लास्ट ईयर सिक्योरिटी में जमाते इस्लामी ओवरग्राउंड वर्कर्स और ये करके क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था टेररिज्म के बारे में। अब उसके आगे पीछे UPSC कुछ भी लिख के दे, आपको आंसर में तो टेररिज्म लिखना है ना। तो मेरे पास टेररिज्म का आधा पेज का नोट था कि टेररिज्म क्या है, डेफिनेशन, क्या क्या हमारे लॉज है, इंस्टीट्यूशन है, क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं। ये 3 बस आधे पेज में ये नोट बन जाता है। मैंने यही पूरा का पूरा वहां लिख दिया कि हम ये कर रहे हैं। अब आगे जमाते इस्लामी जो भी कर रहा होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख दो उसको, बाकी आपको आंसर में टेररिज्म लिखना है। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे ना, तो हमेशा हर सवाल के लिए आपके पास आंसर होगा। यही करना होता है आपको। हर एक न्यूज आइटम के पीछे नहीं भागना है, आपको टॉपिक के पीछे भागना है। न्यूज आइटम में सब कुछ आएगा, जमात इस्लामी आएगा, ISIS आएगा, सब कुछ आएगा, बट दिस इज ऑल टेररिज्म। आपको आंसर टेररिज्म का लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आपने सही स्लाइड लगा दी है। Yes, this is smart work. हार्ड वर्क होगा, आप हर न्यूज आइटम का बैठ के नोट बनाते रहोगे, कुछ फायदा नहीं होगा, आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। आप एक पेज का नोट बनाओ टेररिज्म का, उसमें जमात इस्लामी लिखो, ISIS लिखो, लश्कर तैयबा लिखो, डज नॉट मैटर। क्वेश्चन है टेररिज्म। जी बिल्कुल। तो सॉल्विंग क्वेश्चन आपने बता ही दिया है। सॉल्विंग क्वेश्चन में प्रीलिम्स का सारा हमने कर ही लिया है, और मेंस का एक बार बता दीजिए। टेस्ट सीरीज वगैरह बच्चों को करनी ही पड़ती है। हाँ, देखिए, आप जो भी बिगिनर्स हैं उनमें टेस्ट सीरीज करनी पड़ती है। एक बार आप कर लो, अगर आपको लगता है कि बहुत
मास्टर कर लिया है तो करने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर करना है। आप एक बार तो करना है कि कितने नंबर आने वाले हैं, दिस इज एक करना पड़ेगा। फिर आपके बड़े नंबर आने लगे तो आपके ऊपर छोड़ या कंटिन्यू करो, आपकी चॉइस। तो 2018 में मैंने IAS की सीरीज की थी। उनका जो पूरा फुल टेस्ट सीरीज करीब 20 से 22 होते हैं, उसमें मैंने ज्वाइन की थी। मैंने 12 टेस्ट ही अटेम्प्ट कर पाई थी, क्योंकि मैंने प्रीलिम से मेंस के बीच किया और उससे ज्यादा टाइम होता नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सीरीज अटेम्प्ट कर लो। ये चीज मैंने 3rd अटेम्प्ट में करी थी। मैंने जाके ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया था, पर मार्केट में टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं, मैंने वो लेके खुद से बैठ के सॉल्व किया था, क्योंकि तब तक थोड़ा ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर लूंगी। तो अगेन अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के हिसाब से होता है, पर आपको एक बार ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। दूसरा, टेस्ट सीरीज आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होता है। क्वेश्चन दिया होगा और उसमें उनने कोई प्रॉब्लम पूछ लिया, तो बच्चे प्रॉब्लम लिख के छोड़ देते हैं, उसका सोल्यूशन कौन लिखेगा? सोल्यूशन भी तो हमें देना है। आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि सोल्यूशन में जहां क्वेश्चन में जहां भी प्रॉब्लम चैलेंजेस पूछा है तो सोल्यूशन वो डिमांड कर रहा है आंसर, तो क्वेश्चन की डिमांड सीखना पड़ता है। तो आप जब सोल्यूशन लिखोगे तो ये आपका वैल्यू एडिशन हो गया। बहुत से बच्चे वैल्यू एडिशन की बातें करते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन का रिलेवेंट आंसर लिख रहे हो तो आप वैल्यू ही ऐड कर रहे हो। वैल्यू एडिशन के पीछे मत भागिए, आप क्वेश्चन को सही सही आंसर करने का ध्यान रखिए। तो ये एक चीज होती है कीवर्ड आइडेंटिफाई करना, ये समझना बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिस से आता है। दूसरा, किस फॉर्मेट में आंसर लिखना है। मैं पर्सनली पॉइंट फॉर्मेट प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे आइडिया रहता है कि हमने प्रॉब्लम में कितने प्रॉब्लम लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए। जनरली यही लिखना होता है, 4 से 5 प्रॉब्लम आपको लिखना होगा, 4 से 5 सोल्यूशन लिखना होगा, फिर कंक्लूजन लिखना होता है, इतना ही होता है। फिर बच्चे पूछते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन के लिए ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखो। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछ लिया तो क्या रिलेवेंट आर्टिकल है वो आप इंट्रोडक्शन में लिखो। तो ज्यादा इसमें डेकोरेशन या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक डेफिनेशन, आर्टिकल, कोई डेटा, अगर एग्रीकल्चर या इरिगेशन पे पूछ लिया तो आप उसका डेटा लिख दो। ये चीज तो आप BS में पढ़ते ही हो, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो पता है, जो पढ़ाई करी है, नोट्स में जो लिखा है, वही आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम, चैलेंजेस, सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड, 3 से 4 हेडिंग होता है, आपको ये लिखना है। कंक्लूजन में काफी अच्छे से आपको फ्यूचरिस्टिक होके कि हाँ हमें न्यू इंडिया बनाना है या फिर एग्रीकल्चर में डबलिंग फार्मर्स इनकम करना है, ये सब आपको मोटे मोटे कीवर्ड्स पता ही है। प्रधानमंत्री जी की स्पीच में सब कुछ मिलता है, सबका साथ सबका विकास, यही सब लिखना है। बेसिक चीजें हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना। जी जी, एक सेकंड, आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी। ये बच्चे हमसे पूछते हैं, तो अब आप तो चूंकि हमारे टाइम पे हमने अपना पर्टिकुलर अपनाया, आपके टाइम पर बच्चे पूछते हैं हेडिंग। अभी आपने बोला ना हेडिंग, क्या आप हेडिंग डालते थे? मतलब कि समाधान, चुनौतियां, आगे की रणनीति यानी वे फॉरवर्ड, ये आप डालते थे? बच्चों ध्यान से, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, प्रतिभा जी बता रही हैं इन्होंने हेडिंग डाला है, तो अब आपके सामने टॉपर्स कह रहा है, तब ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। उस टाइम मैंने शायद आंसर नहीं किया था, लेकिन हेडिंग डाल सकते हैं, ये आ गया। इसका मैं बेनिफिट बता दूं कि आप खुद सोचिए, अगर आप एक एग्जामिनर हो, 50 कॉपी चेक कर रहे हो, आपने हेडिंग डाली तो आपने बता दिया ना कि मैंने एक क्वेश्चन में ये पूछा था और मैंने इसको एड्रेस किया है, तो कितना इजी हो जाएगा एग्जामिनर के लिए। अगर उसको पढ़ के ढूंढना पड़ेगा कि इससे ये कहाँ लिखा है, क्योंकि वो भी आंसर में यही ढूंढ रहा है ना। वो जब आपको मार्किंग कर रहा है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछा है, तो वो बैठ के ढूंढेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आपने लिखा है। आपने हेडिंग लिख के उसको बता दिया कि यहाँ पे चुनौतियां लिखा है, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको नंबर भी दे पाएगा कि अच्छा इसने प्रॉब्लम लिख दिया, 2 नंबर दे दो इसको। वो बैठ के ढूंढेगा, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा, तो शायद आपको 1.5 नंबर दे। जी जी, ईज ऑफ कॉपी चेकिंग। एग्जैक्टली, अल्टीमेटली तो कॉपी चेक करने वाला आपको नंबर दे रहा है ना, तो थोड़ा सा उसके दिमाग से भी सोच लो कि आप ही लिख दोगे तो उसके लिए इजी हो जाएगा, और इससे आपके आंसर का स्ट्रक्चर भी आ जाता है। प्रॉब्लम पूछा है तो 4-5 प्रॉब्लम लिख के आपको छोड़ना है, क्योंकि आगे आपको सोल्यूशन देना है। पूरा बैठ के प्रॉब्लम का एकदम ग्रंथ नहीं तैयार करना, ये चीज वहां पे ध्यान रखनी है,
ठीक है, तो आंसर लिखते टाइम आपको आपका आंसर स्ट्रक्चर करना भी आना चाहिए। जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतने बेटर आपके मार्क्स आएंगे। ये सारे टॉपर्स करते हैं। फिर एक चीज होती है फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब बनाना, ये सब आपके ऊपर है। प्रैक्टिस करके आप उसी प्रॉब्लम को चाहे पॉइंट फॉर्मेट पे लिखो, चाहे फ्लो चार्ट बना के लिख दो, वो तो बस आपका एक प्रेजेंटेशन का जरिया हो गया। आपको बस यही कि बहुत ही नीटली करना पड़ेगा कि बहुत क्लियर हो। मुझसे वो चीज इतने अच्छे से नहीं होती थी, तो मैं हमेशा पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी। ये आपके ऊपर है, ठीक है। प्रतिभा जी, एक दो बातें और बच्चे, एक तो आपने बता दिया कि फ्लो चार्ट का मतलब आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करती थी, आप पॉइंट में लिखती थी। तो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम एसे में फ्लो चार्ट बना सकते हैं या जीएस में हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो कितने बना सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। एसे में और इसमें फ्लो चार्ट बच्चे पूछते हैं। हाँ, देखिए, जीएस आंसर राइटिंग में आपके पास आंसर लिखने के लिए 2 पेजेस हैं, ठीक है। आपको वो फिल करना है। तो अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है, स्पेस कम है, तो आप फ्लो चार्ट से उस चीज को कम वर्ड्स में समझा सकते हैं। और थोड़ा सा डायग्राम ये हेल्प करता है कि आपका स्पेस फिल हो जाता है। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो डायग्राम थोड़ा फैला के कर दो तो आपका स्पेस फिल हो जाएगा। तो इनका भी एक स्ट्रैटेजिक पर्पस होता है। एस्से में ये चीज नहीं एडवाइजेबल है, क्योंकि इससे एक तो आपकी राइटिंग स्किल भी चेक कर रहा है कि आप आइडियाज को कैसे सेंटेंसेस में, फुल सेंटेंसेस में प्रेजेंट कर सकते हो, जो कि जीएस में नहीं चेक होता। एस्से में थोड़ा सा आपका राइटिंग स्किल चेक होता है। दूसरा, एस्से में बल्कि आपको कंटेंट ज्यादा लिखना होता है। तो आप डायग्राम लिख के, प्रॉब्लम लिख के छोड़ दोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, उसका एग्जाम्पल नहीं दोगे, तो एस्से में आपको ज्यादा नंबर कैसे मिलेंगे। जीएस में ये चीज वर्क करती है, पर एस्से में अगर आप मान लो पोल्यूशन की प्रॉब्लम लिख रहे हो, तो बस आप एक डायग्राम बना के पोल्यूशन लिख के नहीं छोड़ सकते ना, आपको एग्जाम्पल दे के उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये चीज, ये पर्पस एस्से में सर्व नहीं होता है। तो अगर आप बना भी रहे हो, कोई डायग्राम बना भी रहे हो, तो मैक्सिमम 1, इससे आपका जीएस आंसर नहीं है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट ही एडवाइस करूंगी। इससे आपकी, अगर आप उसमें चेक करिए इससे में टेस्ट क्या कर रहे हैं, यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि वो क्या चीजें टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी थोड़ी सी राइटिंग स्किल चेक हो रही है। आपकी डायग्राम स्किल्स आप जीएस में बना दो, सारे आंसर में बना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप अगर इससे के हर पेज पे डायग्राम बनाओगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नंबर नहीं आएंगे उससे। आप इससे में मैप्स बना सकते हैं। आप इंडिया का मैप बना के आपने कुछ दिखा दिया, वो सब आप कर सकते हो, पर फ्लो चार्ट मत बनाइए। फ्लो चार्ट इससे के लिए नहीं है। बहुत अच्छी बात ये आई है कि बहुत से बच्चे ऐसे में, देखो कितना बढ़िया कि आप इंडिया का मैप बना सकते हैं, वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं, बट आप वहां पर फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल की परीक्षा हो रही है। बहुत अच्छी चीज। प्रतिभा जी, अब 2-4 बातें और हैं। करंट अफेयर्स, अब मैं चाहूंगा एकदम संक्षेप में हम लोग बातचीत करें, चूंकि करंट अफेयर्स एंड न्यूज पेपर्स पे बच्चों को जैसे क्या करना चाहिए। तो एक तो आपने बता ही दिया कि आपने एक किसी संस्थान की पत्रिका को आपने लगातार फॉलो किया था, वो तो बच्चों को पता है। न्यूज पेपर के बारे में आप एक बात बता दें। हाँ, तो न्यूज़पेपर मैं रेगुलरली फॉलो करती थी, क्योंकि एक तो मुझे अच्छा भी लगता था न्यूज़पेपर से पढ़ना, और न्यूज़पेपर से बहुत ज्यादा आइडियाज मिलते हैं। उसके जो ओपिनियंस होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, उससे आपको दोनों साइड के आइडियाज मिलते हैं, प्रोज कॉन सब कुछ मिलता है। कौन सा? मैंने स्टार्ट हिंदू से किया था, पर मुझे इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा पसंद आने लगा था, तो पिछले 2 सालों से मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही थी। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था यूपीएससी की प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो उसमें एक्सप्लेनेशन और लॉज वगैरह के बारे में काफी अच्छे से रिसर्च करके वो अपना देते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में एडवाइस करूंगी, काफी अच्छा न्यूज़पेपर है, वो आप पढ़िए। और उसमें न्यूज़पेपर पढ़ने का भी तरीका होता है। फ्रंट पेज जरूरी होता है, इकोनॉमी का थोड़ा सा 3-4 आर्टिकल मैक्सिमम जरूरी होते हैं, जो कंपनीज के बारे में है कि बजाज का ये हो गया, महिंद्रा का हो गया, ये सब नहीं पढ़ना होता। मेन मैक्रो इकोनॉमी वाली चीजें पढ़नी होती है। वर्ल्ड वाला पेज आप पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आप पढ़िए, और एडिटोरियल वाला पेज आप पढ़िए। पॉलिटिक्स और ये सब चीजें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये जो है मोटे मोटे 5 से 6 पेजेस आपको अच्छे से पढ़ने हैं न्यूज़पेपर के।
न्यूज़पेपर के मैं नोट्स नहीं बनाती थी, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, उसको रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि मैं न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना मुझे नहीं आता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उससे अच्छा काम कर देती हैं, वो टॉपिक पकड़ के उसका पूरा डिटेल में दे देती है। तो मुझे वो ठीक लगता था। तो न्यूज़पेपर करंट के लिए होता था प्लस एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन, जस्ट 1, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती थी। आप 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेफर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक आप पकड़ लो जो आपको पसंद है और उससे पढ़ाई करो। दैट्स इट। ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटजी हम लोगों की हो ही चुकी है प्रतिभा जी। हाँ, और आप एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? आप लगातार एडवाइस ही दे रहे हैं, फिर भी अगर एक दो शब्द कुछ, किसी बच्चे ने पूछा था डिसिप्लिन का क्या रोल है, तो उसको रिलेट करते हुए थोड़ा सा आप बता दीजिए। जी। डिसिप्लिन का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप किसी ऐसे गोल को परस्यू कर रहे हैं तो बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। आपको 9 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कितना फ़ोकस के साथ पढ़ाई करते हैं और जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से कैसे बाहर करते हैं। डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया है। आपके बहुत ज़्यादा अगर मित्र मंडली ज़्यादा हो गई, तो भी इश्यू होता है, ज़्यादा डिस्कशन उसमें भी नहीं करना होता। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन हटा के डिसिप्लिन की आप एक बार में 2 से ढाई घंटा बैठ के पढ़ाई कर सकें, ये डिसिप्लिन से ही आता है। तो बहुत ही बड़ा रोल है। डिसिप्लिन के बगैर ये एग्ज़ाम मैंने नहीं देखा किसी को क्लियर करते हुए, किसी को टॉप करते हुए। हर एस्पिरेंट, हर सक्सेसफुल कैंडिडेट आपको यही एडवाइस करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, मैं बिगिनर्स को ये एडवाइस करूँगी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपना स्ट्रैटेजी नहीं बनाया था, अपना टाइम डिवाइड नहीं किया था कि मुझे ऑप्शनल कब करना है, जीएस कब करना है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया था और इसका मुझे सेटबैक मिला था। मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। ये गलती थी मेरी, क्योंकि मैंने ये डिसिप्लिन, ये अपना स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो किया था। आपको ये करना चाहिए। आप ये कैसे करोगे? आप सबसे पहले टू स्टार्ट विद आप टॉपर्स के वीडियोस देखिए कि वो क्या बताते हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम में क्लियर करा है वो आपको बिल्कुल बताएंगे कि आपके पास सिविल सर्विसेज का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जब आप सिलेबस देखोगे हर पेपर कैसे डिवाइडेड है, क्या क्या पढ़ना है, तो फिर आपको एक गाइडेंस वहीं से मिल जाती है कि ये आपको चीजें करनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लेके बैठिए अपनी टेबल पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठिए, यूपीएससी किस तरीके से इन टॉपिक से क्वेश्चन करता है, तो आपको पता चलेगा कितना डेप्थ में जाना है। ठीक है, ये चीजें आप शुरुआत में करिए। फिर किताबों की लिस्ट मैंने बता दी, उससे ज्यादा मत भागिए। मैं फिर से अगेन एडवाइस करूंगी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्मार्टली पढ़ने की जरूरत है। तो किताबों की लिस्ट बता दी। अब अगर पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस में क्या क्या लिखा है वो देखिए और फिर आप पॉलिटी की पढ़ाई करिए। जब एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप क्या करेंगे? छोड़िए मत, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए और आप ये देखिए कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप प्रॉपर डेप्थ में नहीं गए हैं, तो फिर आपको उसको सुधारने की जरूरत है। अगर आपने वही सुधार लिया तो ट्रस्ट मी, आप मेंस में आंसर लिख पाओगे। अगर आपने उसको वही छोड़ दिया तो मेंस में भी आपको ये इश्यू होगा कि आपको आंसर नहीं आता। तो ये चीजें आपको हर सब्जेक्ट के साथ करनी है। ठीक है, अब और फिर दूसरी एडवाइस मैंने पहले भी बताया, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, लिमिटेड रिसोर्सेज। तीसरी, मैक्सिमम रिविजन। मैक्सिमम रिविजन इज द की। फोर्थ एडवाइस, पीरियोडिक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए भी आपको बार बार करनी है, मेंस के लिए भी आपको करनी है और इंटरव्यू के लिए भी आपको करनी है। इंटरव्यू की बात हमने नहीं की थी, वो थोड़ा लेट का स्टेज है, पर इंटरव्यू में भी यही चीजें होती हैं, बस आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। जी प्रतिभा जी, एक चीज आपने बोला जो अब मुझे रेलिवेंट लग रहा है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए बस लास्ट में, क्या आपने एसे में भी, जैसे आपने जीएस में कहा आपने हेडिंग डाला था, तो क्या एसे में भी आपने हेडिंग डाला था? हेडिंग मतलब जी, एसे में हेडिंग डिपेंड करता है कि आपका एसे का टॉपिक क्या है। अगर फिलोसॉफिकल टॉपिक है तो आप उसमें मतलब चाह कर भी उतना अच्छे तरीके से हेडिंग नहीं लिख सकते, तो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में मैं हेडिंग नहीं डालती थी। पर जहाँ पे मेरा इससे थोड़ा सा चेंज होता था, जैसे आप फिलोसॉफिकल टॉपिक आया तो आप एक
हिस्से से शुरू करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपने वो लिखा, 1-2 पेज लिखा, फिर आप प्रॉब्लम से सोल्यूशन पे शिफ्ट करते हैं। तो मैं एक पैराग्राफ ये लिखती थी कि नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स, लेट्स लुक एट व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस टू इट। तो मैं एक पैराग्राफ लिखती थी। पर अगर आपका एस्से का टॉपिक मान लीजिए हेल्थ या एजुकेशन पे है, उनने पूछ लिया कि व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब बेसिकली ये कि बैकवर्डनेस इन एजुकेशन इज द रीजन ऑफ इंडियाज करंट चैलेंजेस, ऐसा कोई टॉपिक आ गया, तो आप इसमें हेडिंग लिखिए। ठीक है, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंडियाज बैकवर्डनेस इन एजुकेशन। आप ऐसा कुछ हेडिंग डाल के फिर आप वो कर दीजिए। तो ये एस्से के टॉपिक पे डिपेंड करता है। आजकल यूपीएससी हमेशा एक सेक्शन में फिलोसॉफिकल एस्सेज पूछ रहा है, वहां पे मुश्किल होता है हेडिंग डालना। तो ज्यादा उसके पीछे टाइम ना खराब करें, आप उसको जैसे फ्लो में एस्से लिखता है लिख दें। पर अगर कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड एस्से पूछ रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन सब पे आप जीएस की तरह हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। पर ध्यान रखिए मैक्सिमम 3 हेडिंग्स इन द एस्से, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आप करोगे तो वो जीएस का आंसर टाइप लगेगा। मैक्सिमम 3 हेडिंग्स की व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड द सोल्यूशन, ऐसा करके मैक्सिमम 3 हेडिंग्स, उससे ज्यादा हेडिंग लिखना नहीं एडवाइजेबल। प्रतिभा जी की बात का मैं कंक्लूजन करना चाहता हूँ लास्ट यही कि मतलब इन्होंने एक जो बोला उसका भैया जो पूरा एसेंस निकल के आ रहा है, वो एसेंस है, सार है उसका कि आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, यानी पढ़ने से ज्यादा यूटिलाइज करने की कला सीखे, यानी कि पढ़ना कम है, यूज ज्यादा करना। क्या मैं सही हूँ प्रतिभा जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वही मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में थोड़ा ओरिजिनलिटी भी चेक करते हैं और वो आपके दिमाग से आती है, किताबों से नहीं आती। किताबें सेम चीजें सबको पढ़ा रही हैं, सेम चीजें सबको पढ़ा रही हैं, पर आप उस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करते हो हर आंसर के लिए, वो आपका इंडिविजुअल होता है, वो आपका अपना स्ट्रेंथ होता है। तो उस चीज को ना बार बार रिफाइन करना पड़ता है, और वो कैसे आता है, बार बार प्रैक्टिस करके आता है। ये चीज हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, पर हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और सेम चीज आपका, ट्रस्ट मी, इंटरव्यू में भी यही चीज चेक करते हैं। सबके क्वेश्चन सेम होते हैं, पर आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे यूज करते हो, ये आपकी पर्सनालिटी डिटरमिन करती है। लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में नंबर नहीं आते, नंबर तब आएंगे ना जब आप उसको, उस नॉलेज को अप्लाई करके अच्छे से प्रेजेंट करो, इतना ही चेक होता है। तो ये चीज आपको बार बार प्रैक्टिस करके अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करनी है, और ये स्किल ही आपकी एज एन आईएएस आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी फील्ड में भी। और प्रतिभा जी अब कुछ लास्ट में आप कहना चाहें तो बाकी तो बहुत अच्छा रहा मुझे, मतलब खुद जैसे मैं बहुत ज्यादा मतलब एनर्जेटिक हूँ, बच्चे मुझे इसलिए बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू सुन के थोड़ा मेरे अंदर और एनर्जी आई कि अब और काम करना है बच्चों के लिए। तो लास्ट में आप जो है कुछ देखिए, आपको बच्चे कितना पसंद करें, मतलब जबरदस्त। तो लास्ट में आप एक बार कुछ और बच्चों से कह दें, कुछ इंटरव्यू वगैरह के बारे में भी बच्चे जानकारी चाह रहे हैं। और मैं बता दूं, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रतिभा जी का मीडियम क्या था, तो इनका मीडियम इंग्लिश था। और बाकी लास्ट में आपको ये बता रही हैं, जैसे इंटरव्यू में कुछ होता है ना, एक कोई फनी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो बच्चों को थोड़ा बताइए, इनको अच्छा लगता है। और बस लास्ट में, और उसके बाद फिर हम लोग इस बातचीत को विराम यहीं पे देते हैं जी। हाँ, तो एक तो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए इस पूरे प्रोसेस में। आईक्यू भी पूछ रहे हैं, आईक्यू कैसे? यार आईक्यू तो हर किसी का रहता ही है, उतना ही रहेगा, उसको थोड़ी ना आप बढ़ा घटा सकते हो। पर ये एक्चुअली आईक्यू का इतना गेम नहीं है ये एग्जाम। ये इस चीज का है कि आप इन सारी इंफॉर्मेशन को आपको रटना नहीं है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखने, रट के आप इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बहुत सारे, कि मेरे बहुत सारे आईआईटी के फ्रेंड्स भी, जिनको ये माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं इस कंट्री के, वो नहीं क्लियर कर पाए इस एग्जाम को। तो पर ऐसे बहुत से फ्रेंड जो स्टेट के कॉलेजेस से हैं, या फिर जिन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, जिनको ऐसे लोग नहीं मानते कि अच्छा ये
लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स निकाली है, आप कितने एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत अच्छी बात आपने प्रतिभा जी बोली। बच्चों, आप सबके लिए, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं कोचिंग नहीं कर सकता हूँ, अभी कई बच्चों ने पूछा कि सर मैं कोचिंग नहीं कर सकता हूँ, मैम से पूछिए क्या मेरा हो सकता है। बच्चों देखो कितनी अच्छी बात बोल रही है, एक बार फिर सभी आपको ये बताएंगी मैम कि बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो पूछ रहे हैं कि मैम मैं क्या करूं, मैम मैं कैसे करूं, तो ये बहुत अच्छी बात बता रही कि बीकर सेक्शन है, कहीं से भी आप हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, बिल्कुल ये मैटर नहीं करता। ये एग्जाम उस चीज का टेस्ट है ही नहीं कि आप कोचिंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये एग्जाम आपका टेस्ट है कि आप जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है आप उसका कितने अच्छे से यूज करते हो। ठीक है, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है इस एग्जाम के लिए जो कि मैं बता दूं कि जो कि ऐसा नहीं जो बच्चों को फ्रीली ना मिल सके। कोचिंग्स हैं वो बिना फीस के नहीं मिलती, लेकिन कोचिंग रिक्वायर्ड भी नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये बच्चों को थोड़ा सा फियर होता है मिसिंग आउट का कि कोचिंग में शायद बढ़िया गाइडेंस कर रहे होंगे। बहुत से बच्चों ने कोचिंग्स करी है, उनका नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने कोचिंग नहीं करी है उनका हो गया, उन्होंने टॉप भी किया है। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। मैंने पर्सनली खुद भी जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी, ऑप्शनल जो कि मेरा फिजिक्स था उसके लिए मुझे जरूरी थी तब मैंने की थी, पर जीएस के लिए नहीं जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। तो अगर आपको ये चीज लगती है कि आप कोचिंग नहीं कर पाए या आपका हिंदी मीडियम है या फिर आप गांव से हैं तो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ये एक मिथ है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है कि जो कंटेंट है उसका आप किस तरीके से यूज करते हो, वो बार बार प्रैक्टिस से आता है, वो डिसिप्लिन से आता है। और आप पॉजिटिव कैसे रहोगे इस प्रोसेस में, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे हार्ड वर्क करते रहो। जब आप जीरो से शुरू होके फर्स्ट स्टेप पे चले जाते हो तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा ही ना कि मैंने इतना प्रोग्रेस कर लिया। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरा जो डेली प्रोग्रेस होता था, मेरा अपना शेड्यूल बनता था और जब मैं उसको फिनिश कर लेती थी टाइम पे तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैंने ये कर लिया तो आगे भी क्या है, मैं आगे का भी कर लूंगी। तो ये इसी तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता है, ये एक बार में नहीं आता। एक बार में ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे बड़ी पॉजिटिविटी बड़ा मोटिवेशन आ गया और बस फटाक से क्लियर हो गया। मुझे भी 3 साल लगे थे, मुझे भी ऐसे पॉइंट्स आए थे जब मुझे फील होता था कि अब मुझसे नहीं होगा। मैं एक थोड़ा सा स्टोरी ऐसे शेयर कर दूं कि एग्जाम देते टाइम लास्ट ईयर थर्ड अटेम्प्ट में मैं बीच में बीमार भी पड़ गई थी, हॉस्पिटल भी चली गई थी, ये सब भी हुआ था। लेकिन ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपका ये सालों की मेहनत होती है जो आपको यहाँ तक ले जाती है। तो हर दिन आपको काम करना है, जब आप हर दिन प्रोग्रेस करोगे उससे पॉजिटिविटी मेंटेन होती है। आपको बीच में गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा विल पावर के साथ डेली मेहनत के साथ मोटिवेशन इतना स्ट्रांग होता जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। यही चीज मेरे साथ भी हुई है, मैं बस यही बताना चाहूंगी। इससे ज्यादा तो पॉजिटिविटी का बस यही होता है कि थोड़ा सा फैमिली का योगदान होता ही है, वही होते हैं जो बार बार आपको पुश करते रहते हैं कि करते रहो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, तो थोड़ा फैमिली का योगदान होता है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगता है कि आप डेली वीकली मंथली बेसिस पे आपका खुद का जो ग्रोथ होता है, जब आप देखते हैं कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल क्लोजर एवरी डे, उससे सबसे ज्यादा मोटिवेशन आता है। तो वो मेहनत बस आप ही कर सकते हैं, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स नहीं कर सकते। वो आपका नहीं होगा तो फैमिली कुछ भी बोलते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद पता है कि मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल। तो ये बच्चों, प्रतिभा जी ने जो भी बातें बताई बहुत काम की थी और इनका सब लोग एकदम बाई हार्ट हृदय से आभार व्यक्त कीजिए। मैं अपनी तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अनअकैडमी और अनअकैडमी की पूरी टीम की तरफ से। पहले प्रतिभा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करो, क्योंकि इन्होंने जो बातें बताई आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और हमारी लाइफ में अगर कोई इतना भी चेंज लाए तो हमारे लिए वो हमारा आदर्श होता है, हमारा हीरोज होता है, हमारा आइडियल होता है। तो प्लीज प्रतिभा जी को उसी आइडियल के रूप में आप लोग देखते हुए एक अच्छा वाला प्यार वाला जो आभार होता है वो सब व्यक्त करिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने भी यहाँ बैठ के सुना। और मुझे पता है कि बहुत सारी क्वेरीज शायद मैं नहीं आंसर कर, पर तभी मैं कोशिश कर पाई, मैंने यहाँ पे बताने का ट्राई किया। और ये जो क्रक्स मैंने जब यहाँ पे जो थोड़ा समरी में ही बताया, ये सब कुछ सच है, तो ऐसा मत सोचिएगा। उस टाइम पे भले ही हमें ना लगता हो कि हम थर्ड रैंक पे आ जाएंगे, जो भी आ जाएंगे, पर सबके सक्सेस का यही मंत्र होता है, आपको डेली काम करना है, डेली मेहनत करनी है, आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स है,
ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए, यही एक मंत्रा होता है। हर बच्चा डेली काम करके ही यहाँ तक पहुंचता है, और किसी को करते टाइम ये नहीं पता होता वो टॉप कर देगा। पर ये होता है कि जब आपकी मेहनत में सच्चाई होगी, आप वो हार्ड वर्क अपने दिल से कर रहे होंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। आप ये सोचिए, एक कमरे में बैठ के 10 घंटा पढ़ना है, कोई नहीं देख रहा आप क्या कर रहे हैं। आप वो 10 घंटा पढ़ के ना पढ़ाई करके टीवी देख लो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? घर वालों को तो लगेगा पढ़ाई कर रहे हैं। पर अगर आपकी मेहनत में सच्चाई होगी तो आप कहीं से भी हो, आप टॉप कर सकते हैं। यही हर टॉपर के साथ होता आया, किसी को पता नहीं होता है कि ये हो जाएगा, पर ये मेहनत की सच्चाई से ही होती है। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने दिल में अपनी मेहनत में सच्चाई रखिए, आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच।